गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। तो सभी आ गए हैं क्लास में? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं वीक 5 जनवरी का। उसमें कल हमारा कल लेक्चर फर्स्ट हो गया, अब आज हम करेंगे लेक्चर सेकंड इसका। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए थे इसके, अब उसी से आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following best describes the function of a chatbot? तो चैटबोट तो आपने सभी ने सुना ही होगा, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है चैटबोट के फंक्शन को। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ प्रोग्राम डिजाइन टू एनालाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, a program that stimulates human conversation through text-based interfaces, a program that generates images and videos from text inputs, and a program used exclusively for image recognition task. तो आप सबको पता है चैट बॉट, चैट जीपीटी, ये चीजें इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं थ्रू टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। फाइनेंशियल मार्केट तो दूर दूर तक नहीं होगा, टेक्स्ट इनपुट ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये कोई जनरेट नहीं करता ये सब चीजें। ये आपकी जो आप बात करोगे उसके साथ, उसके थ्रू आपकी जो क्या करेगा टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस को के थ्रू आप क्या करोगे, इसमें एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये स्टिमुलेट करता है। अब ये क्यों न्यूज में है? डीप सीक्स न्यू एआई चैटबॉट, क्योंकि डीप सीक का एक नया एआई है और ये है चाइना का। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डीप सीक, और दूसरी तरफ है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को तो हम सब जानते हैं, चैट जीपीटी आप अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लो। अगर आपको अपनी फ्लुएंसी अच्छे बनानी है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करनी है, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट होता है चैट जीपीटी। तो अब मार्केट में उतर गया है इसका कंपिटिटर, जो कि चाइना की एक टेक स्टार्टअप है डीप सीक, उसके द्वारा एक नया एआई चैटबॉट उन्होंने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, ये है यहाँ पे साथ में ही चैट जीपीटी के बिल्कुल साथ में। तो नया कंपटीटर आ गया इसके लिए। चाइनीज टेक स्टार्टअप DeepSeek's new artificial intelligence chatbot has sparked discussions about the competition between China and the US. चैट जीपीटी यूएस का है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया? कंपटीशन इन एआई डेवलपमेंट विद मैनी यूजर्स मूविंग टू टेस्ट दिस राइवल ऑफ ओपन एआई's चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का यूज ना आप सब भी कर सकते हो, अपने अपने फोन में आप चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी किसी तरीके का इंटरव्यू देना है और अपनी वहां पे की है कि इंग्लिश आपकी फ्लुएंट में होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है चैट जीपीटी। लेकिन अभी इसका कंपटीटर आ गया डीप सीक। कहाँ का है ये? चाइना का एक टेक स्टार्टअप का उन्होंने नया चैटबॉट आपका रिलीज किया है जिसका नाम है डीप सीक, और स्टार्टअप का नाम भी डीप सीक ही है। What is generative AI? Generative AI क्या होता है? It is a type of AI. AI means artificial intelligence that can create a wide variety of data. डाटा नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं ना, आपने जनरली सुना होगा लोग बोलते हैं हमारा डाटा खत्म हो गया, फोन का डाटा खत्म हो गया। डाटा गलत है, डाटा नहीं बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। A wide variety of data such as images, videos, audio, text एंड 3D मॉडल्स। तो इनके लिए ये क्या करता है? क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वाइड वैरायटी में डाटा करेगा, जैसे कि इमेजेस होगी, आपकी वीडियोस होगी। आपको पता ही है कि थ्रू तो आजकल कुछ भी बन जाता है, किसी भी तरीके की वीडियो, ऑडियो, सब कुछ हो जाता है। इट डज दिस बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा, देन यूजिंग दिस नॉलेज टू जनरेट न्यू एंड यूनिक आउटपुट। जो ऑलरेडी आपका है उसी से क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, कुछ नया जनरेट करेगा। What is a chatbot? Chatbot are computer programs designed to stimulate conversation with human users. मान लीजिए जैसे कि मेरे फोन में चैट जीपीटी है, मैंने डाउनलोड करा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे उससे बात करूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि हाय मेरा नाम ये है और मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, थोड़ा सा अच्छा इसमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करनी है, ग्रामर अच्छी करनी है। तो वो बिल्कुल एक दोस्त की तरह ना आपसे बात करता है, दोस्त की तरह आपको ट्रीट करेगा। वो कैसे रिप्लाई आ रहा है? क्योंकि वहां पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमें
प्रॉपर क्या प्रोसेसिंग हो रही है और वो हमें रिप्लाई कर रहा है। इवन वो आपको ना ये भी करेक्ट आंसर बताएगा कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी देना है, इंटरव्यू देना है या कुछ भी देना है, वो आपने मतलब आप बोलोगे कि अच्छा हम ना इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आगे से हाय हेलो बहुत हेल्प करता है वो आपकी। अगर आपको करना तो आप भी कर सकते हो। तो वही है आपका चैटबॉट। चैटबॉट क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइन किए जाते हैं टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशन विद ह्यूमन यूजर्स, यूजली थ्रू टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस लाइक मैसेजिंग एप्स या और वेबसाइट्स। दे यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इवन आप बीच में आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आपने उसको डाउनलोड करा है और आपको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आप बोलोगे हिंदी में कि अच्छा मैं हिंदी में बोलूंगी, आप मतलब आप उसको समझाना चाह रहे हो कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो आगे से आपको रिप्लाई मिलेगा श्योर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऐसे 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 करके आपको वो प्रॉपर से एक आंसर भी दे देते हैं। दे यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और सिर्फ ओनली हिंदी और इंग्लिश नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है उसमें आपको पूरी वहां पे प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। तो फर्स्ट कौन है आपकी जो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है उसके फर्स्ट चीफ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देशनी नायडू, अनिल अग्रवाल, सुंदर पिचाई, लक्ष्मी मित्तल। तो इसका राइट आंसर है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं, फर्स्ट सीईओ बने हैं आपकी देशनी नायडू, है ना। नए हैं, न्यू है, और नए से नायडू जी हैं, ये है। और नाम से लगा होगा आपको कोई मेल होगा, लेकिन मेल नहीं है, फीमेल है, देशनी नायडू। वेदांता रिसोर्सेज नेम्स देशनी नायडू एज फर्स्ट सीईओ। Vedanta Resources Limited, the parent firm of Mumbai-based mining conglomerate Vedanta Limited, announced the appointment of Deshni Naidu as its CEO. सिंपल सा इतना सा ही आपने याद रखना है। और ये जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड है एक डाइवर्सिफाइड माइनिंग कंपनी है, ठीक है, एक माइनिंग कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका लंदन यूके के अंदर है। तो इतना सिंपल सा याद रखना है आपने कि सीईओ कौन बन गई है इसकी फर्स्ट, तो देशनी नायडू बनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका लंदन यूके के अंदर है। और जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड है ये क्या एक कंपनी है, डाइवर्सिफाइड माइनिंग कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। आपके पास 5 पर्सनैलिटी दी हैं और आपने उसमें से बताना है कि इनमें से कौन है जिन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है। Who among the following is not a recipient of the पद्म विभूषण? अगर आपको याद होगा हमने बड़े अच्छे से समझा था कि हमारे देश का, हमारे प्यारे भारत का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? सिविलियन, वो होता है आपका भारत रत्न। देन आपका आता है पद्म विभूषण, देन आपका आता है पद्म भूषण, देन आपका आता है पद्म श्री। तो जुलाई वाले में हमने बड़े अच्छे से बड़े डिटेल से मैंने आपको ये समझाया था, और वहां पे मैंने आपको अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर वो भी कोरिलेट करके आपको बताए थे। और साथ में हमने वहां पे महावीर चक्कर, वीर चक्कर ये भी किए थे। आपसे पूछा जा रहा है पद्म विभूषण, तो आपसे इसके बारे में बात की जा रही है जो आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। तो 5 हैं, श्री सुशील कुमार मोदी, मतलब कि पॉस्थुमस लगा। पॉस्थुमस का मतलब है कि मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। दूसरा है जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन तो नहीं है, इनको दिया है पद्म की ही कैटेगरी में, लेकिन पद्म भूषण दिया है, पद्म विभूषण नहीं दिया है, तो ये तो आपके निकल गए। फिर जगदीश सिंह खेहर, ये ठीक है। उसके बाद एम.टी. वासुदेवन नैयर, पॉस्थुमसली इनको दिया गया है, हाँ जी दिया गया है। श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी दिया गया है पॉस्थुमसली, ये भी करेक्ट है। श्री विवेक देव रॉय पॉस्थुमस, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2, 3 एंड 4। तो देखिए कहाँ पे आपका आंसर। अच्छा, नॉट पूछा है ना, ये ध्यान रखना है, नॉट पूछा है। अगर पूछा होता है इन्होंने कि किनको मिला है तो हम 2, 3, 4 करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कौन रेसिपिएंट नहीं है, तो आपका कौन हो गया? फर्स्ट और 5। तो अब ऑप्शन ए। पद्म अवार्ड्स फॉर ईयर 2025 अनाउंस्ड, तो अनाउंस हो गए। तो इसमें से जो आपके
प्रेसिडेंट हैं जी हैं हमारी, हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 139 पद्मा अवार्ड्स। टोटल बताएं ये कि उसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। आपने याद रखने, कभी कभी ना टोटल पूछे जाते हैं कि टोटल जो पद्म अवार्ड इस बारी दिए गए हैं तो कितने दिए गए हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि कितने दिए गए हैं। तो वो है आपके 139, और उसके साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसमें से 7 हैं पद्म विभूषण एंड 19 है आपके पद्म भूषण एंड 113 है पद्मश्री अवार्ड्स। इसमें से आपने लर्न कौन से करने हैं? आपने लर्न करने हैं ये वाले, ये भी रह जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये मतलब कि कुछ मेन आपने याद करने हैं, और पद्मश्री भी आपने कुछ मेन ही याद करने हैं। लेकिन जो आपके भारत रत्न है और आपके पद्म विभूषण है, ये आपने सारे लर्न करने हैं। 23 ऑफ द अवार्डीज आर वीमेन, ये भी हो सकता है स्टेटमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कैटेगरी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है अवार्ड्स की, खास करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इसमें से देखिए आपने टोटल 139 पद्म अवार्ड मिले और मात्र सिर्फ 23 महिलाएं हैं जिन्हें ये मिला है। तो आप सोचो कहाँ है आज इक्वालिटी? अभी तक इक्वालिटी नहीं आई है। 10 persons from the category of foreigners, NRI, PIO and OCI। तो 10 लोग कौन है जो फॉरनर हैं, NRI हैं, PIO हैं और OCI हैं, तो उन्हें दिया गया है। और 13 अवार्ड थे जो मिले हैं आपके मरणोपरांत। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि 13 कितने थे पोस्टुमस अवार्ड थे, 10 पर्सन्स को वो थे जो फॉरनर थे, NRI थे, PIO थे और OCI कार्ड होल्डर थे, ठीक है। और विमेन कितनी थी? मात्र 23। तो 23 विमेन ही थी टोटल आपके 139 में से। ये पूरा आपने याद करना है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपने मिस करनी है। टोटल भी याद रखने हैं और कितने कितने मिले वो भी याद रखने हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। पद्म अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, है ना। वन ऑफ द मतलब कि वन ऑफ द जो आपके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं उसमें से एक है ये, ठीक है। आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। नंबर 1 पे आपका ये आ गया पद्म विभूषण, आफ्टर भारत रत्न, देन फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड पद्मश्री। द अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हर साल रिपब्लिक डे की ईव के ऊपर ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो अवार्ड होते हैं आपके रिपब्लिक डे की ईव पे क्या किए जाते हैं, ये आपके अनाउंस किए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि अनाउंस कब किए जाते हैं और ये कन्फर्म कब किए जाते हैं। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये भी ध्यान रखना है। These awards are conferred by the President of India at ceremonial functions which are held at राष्ट्रपति भवन। तो अराउंड मार्च एंड अप्रैल हर साल आपका राष्ट्रपति भवन के अंदर एक सेरेमोनियल फंक्शन होगा। वहां पे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी क्या करती हैं, ये अवार्ड देती हैं। पद्मा अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। अब ये इंस्टीट्यूट कब हुए थे? जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये अपने हाईलाइट कर रही हूँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड सबसे पहली बार इंस्टीट्यूट कब हुए थे? ये हुए थे 1954 में। इंटरप्शन लेकिन बीच में रही है आपकी, जैसे 1978 एंड 1979 एंड 1993 टू 1997, इस दौरान बीच में नहीं दिए गए थे। पद्म विभूषण अब हमने पढ़ने हैं, जो 7 जनों को दिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो 7 कौन है, 7 पर्सनैलिटी जिन्हें दिए गए हैं। सबसे पहले हैं आपके डी नागेश्वरा रेड्डी, जो कि एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके डॉक्टर डी नागेश्वरा रेड्डी। दूसरी हैं आपकी कथक डांसर कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, ठीक है, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया। फिर एक वायलिन बजाती हैं लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम। आइकॉनिक राइटर एम.टी. वासुदेवन अय्यर, जापान सुजुकी, ये तो आपको लग गया होगा पता, सुजुकी की तो आपने गाड़ियां देखी ही हैं, है ना, मारुति सुजुकी। तो जो जापान की सुजुकी मोटर लीडर थी ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत दिया गया, अब ये इनका निधन हो चुका है, तो इनको भी दिया, मतलब अभी अनाउंस किया कि इन्हें भी दिया जाएगा। एंड भोजपुरी एंड मैथिली सिंगर शारदा सिन्हा, तो इन्हें भी दिया जाएगा। ये सब आपने याद करना है, ये सब आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। आइकॉनिक राइटर है, क्यों कभी आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया,
उन्हें कौन सी कैटेगरी में दिया गया? तो 4 ऑप्शन होगी, वायलिनिस्ट है वो, आइकॉनिक राइटर है वो, या फिर कोई लीडर है या कोई सिंगर है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, क्या करती हैं। तो ये यहाँ पे ना आप इनका फोटो भी देख सकते हो, अच्छे से आपको जिससे याद हो जाएगा। तो इस सबसे पहले हो गया आपके दुवुड नागेश्वर रेड्डी, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, और जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर एंड कुमुदनी रजनीकांत लाखे, जो कि आपकी वन ऑफ द फेमस कथक डांसर हैं। देन लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, जो कि आपको दिख भी रहा है, वायलिन बजा रहे हैं। एंड एम.टी. वासुदेवन नायर एंड ओसामू सुजुकी, जो सुजुकी के फाउंडर भी थे आपके, तो इनका निधन हो गया, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। एंड शारदा सिन्हा। ये आपने सातों के सातों नाम याद करने हैं। अब मरणोपरांत किस किस को दिया जा रहा है? एक तो सुजुकी जी को, एक शारदा सिन्हा जी को, और वासुदेवन नायर जी को। तो 3 जने हो गए आपके यहाँ से। आपके कौन कौन हो गए? वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी एंड शारदा सिन्हा। इन्हें दिया गया है मरणोपरांत। मतलब इनकी फैमिली से कोई ना कोई आएगा। जब भी ये दिया जाएगा मार्च अप्रैल में, जब सेरेमनी होगी, बहुत जल्दी होगी, और वहां पे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, स्टेट भी आपने याद रखना है कि कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपके श्री दुवुड नागेश्वर रेड्डी, जो कि मेडिसिन फील्ड से हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। एंड जगदीश सिंह खेर, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। एंड रजनीकांत लाखिया, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। एंड लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। वासुदेवन नैयर, नैयर और अय्यर आ जाए तो आंख बंद करके केरल कर देना है। सुजुकी हैं, तो जापान के हैं। शारदा सिन्हा जी हैं, ये बिहार से हैं। सिन्हा सिन्हा ना आपको बिहार में वैसे भी बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरी भी एक फ्रेंड है सिन्हा, तो वो भी यहीं से हैं, बिहार से। तो ऐसे मतलब किसी का भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हो। दूसरी इनकी अपनी फील्ड भी याद रखनी है कि कौन किस फील्ड से हैं। पद्म भूषण, पद्म भूषण आपने कौन कौन सा याद रखना है, खास करके जो पॉस्टुमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। लाइक इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, इनको मरणोपरांत मिला है। तो ये तभी हमारे गलत हो गए थे, जब आपको क्वेश्चन ऊपर दिया था, वहां स्टेटमेंट दी थी, तो वहां इसलिए गलत हो गए थे क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला है, ना कि पद्म विभूषण। देन गजल सिंगर जो पंकज उदास जी हैं, इनको तो सब जानते हैं, तो इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा। एंड फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम रह चुके हैं मनोहर जोशी जी, जोशी जी को भी सब जानते हैं, तो उनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। फॉर्मर बिहार डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी, तो इनको भी आप सब जानते हैं, सुशील कुमार मोदी जी को, तो इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। फिल्म मेकर शेखर कपूर, इन्हें भी दिया जाएगा। डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी प्लेयर पीआर श्रीजेश, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, अभी फिर से आ गया है, तो आपने ध्यान रखना है, इनको भी दिया जाएगा पीआर श्रीजेश को। इन्होंने 2 बारी ओलंपिक में क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, ठीक है। एक्टर अनंतनाग, तमिल स्टार अजीत कुमार एंड असम के फोक कल्चर एक्सपोनेंट जतिन गोस्वामी। कुछ नाम आपने याद रखने, सारे तो याद नहीं रख सकते हैं, जैसे कि शेखर कपूर याद रख सकते हो आप, फिल्म मेकर। उसके बाद जतिन गोस्वामी जी, जो कि असम के फोक कल्चर एक्सपोनेंट हैं। देन आपके पीआर श्रीजेश। उसके बाद ये वाले हो सके तो आप इनको सबको ही याद करना। इकोनॉमिस्ट हैं विवेक देबरॉय, मरणोपरांत दिया जा रहा है। मरणोपरांत जितने भी हैं वो सब याद रखने हैं। और पंकज उदास, आपके जो गजल सिंगर थे, है ना, गजल बहुत अच्छी अच्छी गजल बोली है इन्होंने। फिर महाराष्ट्र के सीएम, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मनोहर जोशी, इन्हें दिया जाएगा। बिहार के जो डेप्यूटी सीएम है सुशील कुमार मोदी, जो रह चुके हैं, इन्हें भी दिया जाएगा। तो ये आपने कुछ याद करने हैं। अब पद्मश्री की बात आती है, तो पद्मश्री भी आपने सब नहीं याद करने, क्योंकि बहुत सारे हैं। आपने कुछ इंपॉर्टेंट 113 आप याद रख सकते हो, कोई भी नहीं रख सकता याद, आपने इंपॉर्टेंट याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेट स्टार आर अश्विन, सब जानते हैं इनको, है ना, रविचंद्र अश्विन जी को, एक आपने इनको याद रखना है। दूसरा, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर आई.एम. विजयन, वैसे तो बहुत फेमस है, ये रख सकते हो याद, तो ठीक है। इंडिया फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर हरविंदर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और आपको, कि भारत के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग, मतलब कि पैरा ओलंपिक में और गोल्ड मेडल लेके आए थे ये, और कौन सी फील्ड में, आर्चर, जो तीरंदाजी करते हैं ना, निशानेबाजी, तीरंदाजी निशानेबाजी अलग चीज होगी, तीरंदाजी करते हैं, तो हरविंदर सिंह जी। पैरा एथलीट कोच सत्यपाल सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह, इनको भी आप याद रख सकते हो पद्मश्री के लिए। अरिजीत सिंह बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है ये, बहुत ही मतलब
नेचुरल और सिंपल इंसान। अरिजीत सिंह सब जानते हैं इनको, है ना, बहुत फेमस सिंगर है। एंड वेटरन एक्टर अशोक लक्ष्मण सरफ, ये भी वैसे फेमस है। सिंगर जसपिंदर नरूला नरूला। लेकिन ये जो हाईलाइट किए ये आपने जरूर याद करने हैं, बाकी अगर आपको याद होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकी केस, ये भी आपने याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में ही मिलता है आपका ग्रैमी। राम मंदिर आर्किटेक्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जिन्होंने राम मंदिर को बनाया है, आर्किटेक्ट किया है, चंद्रकांत सोमपुरा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी दिया गया है पद्मश्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the economic survey 2024-25। 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गिनी कोफिशिएंट फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी डिक्लाइंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बिटवीन 2022-23 एंड 2023 से 24। जो गिनी कोफिशिएंट है आपका फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी है वो डिक्लाइन, उसमें बोलते हैं डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे 24-25 का तो उसमें गिनी कोफिशिएंट का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है, चाहे आप रूरल की बात करो चाहे आप अर्बन की बात करो, दोनों ही फील्ड में, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी आपका 2022-23 और 23-24 के बीच में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है यूपीआई पेमेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड exponential growth since their launch in financial year 2016 with the total value almost touching 2 lakh rupees billion in financial year 24। जो यूपी, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ये हमने बहुत सी न्यूज पढ़ी थी, ये भी हमने जुलाई अगस्त के ही सीए में किया था। वहां पे हमने समझा था कि किस तरीके से जो और कंट्री है उनके साथ भी हम किस तरीके से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, है ना। आप अगर दूसरे देशों में भी जा रहे हो तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, स्कैन करके यूपीआई के थ्रू क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो सब कंट्री में नहीं है, कुछ कंट्री में किया है। तो बोला जा रहा है कि जो यूपीआई पेमेंट है उसमें देखा गया एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जो हम जनरली हम लोग अपने कंट्री के अंदर यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, अब बहुत कम होता है कि कैश में करते हैं। तो जो यूपीआई पेमेंट है उसमें देखा गया है कि जब उसको फाइनेंशियल ईयर 2016 में लॉन्च किया था यूपीआई को, तो उसके बाद अभी तक 2024 तक 2 लाख बिलियन 2 लाख बिलियन आपका ऑलमोस्ट क्या हुआ है उसमें, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमण जी, उनका टेबल देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इन पार्लियामेंट, उन्होंने दिया द इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट अहेड ऑफ द यूनियन बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है अहेड ऑफ द यूनियन बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जब यूनियन बजट आना होता है उससे पहले क्या जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। पहले ना इकट्ठे आते थे एक वक्त पे ये एक साथ ही, लेकिन बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, देन आपका यूनियन बजट आता है। इकोनॉमी की बताते हैं कि हमारे, जब यहाँ पे लिखा है ना टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जब यहाँ स्टेट लिखा तो ये इसको किसी स्टेट नहीं समझना, ये कंट्री की बात करते हैं। जब हम एक प्रॉपर बड़े लेवल पे बात करते हैं तो हम कंट्री को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। It is prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance under the supervision of the Chief Economic Advisor, currently V. Anantha Nageshwaran. Most important, आपसे पूछा जाता है कि बताइए भी प्रेजेंट में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो कौन है, अभी आपके वी अनंथा नागेश्वरन जी हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका इकोनॉमिक डिवीजन होता है आपका पूरा इसको प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आपके फाइनेंस के अंडर आता है। और सुपरवाइज कौन करते हैं इसको, जो भी हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उस टाइम पे वो इसको सुपरवाइज करते हैं और पूरा इकोनॉमिक सर्वे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये है डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन जी, और अभी प्रेजेंट में क्या है, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इट इज टेबल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दोनों ही जो आपके पार्लियामेंट के हाउस हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, वहां पे क्या किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। क्या इसका फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1950-51,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का प्रेजेंट किया गया था आपका 1950 से 51 के बीच में। इनिशियली बोलते ये आपका बजट ही डॉक्यूमेंट का पार्ट हुआ करता था। जब बजट इंट्रोड्यूस होता था, बजट को प्रेजेंट किया जाता था, तो उसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे होता था। लेकिन बाद में 1964 में इसको सेपरेट कर दिया गया कि इकोनॉमिक सर्वे अलग से आएगा और आपका बजट अलग से आएगा। इसको मैं थोड़ा ना शॉर्ट में बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि अगर डिमांड हुई आप सबकी तो मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। उसमें ना पूरा मतलब हम तो अपने क्लास में करेंगे ही करेंगे, अगर यूट्यूब पे हम तभी डालेंगे उसको, अगर वहां पे डिमांड होगी तो उसमें हम क्या करें, मैं उसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे याद करना है अच्छे से हम उसमें इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आपकी इकोनॉमी की बुक एग्जामिनर कभी नहीं उठाते हैं। जो भी आपकी इकोनॉमी के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और आपको पता, अगर आपने एक ईयर का अच्छे से पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने 2025 का भी का आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे 24-25 का, तो आपको नेक्स्ट ईयर ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं उसको, क्योंकि जो थोड़ी बहुत एडिशन हुई होती है वही करनी होती है। ठीक है, तो 1950 और 51 में सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया गया था और स्टार्टिंग में ये बजट डॉक्यूमेंट का ही पार्ट था। बाद में ये आपका 1964 में सेपरेट अलग से लग पड़ा होने। पर्पस टू रिव्यू द डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ। जो भी आपके एक साल के अंदर जितनी भी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर रिव्यू किया जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम को समराइज किया जाता है, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव की उनको हाईलाइट किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, तो उसके 6.4% इन लाइन विद द डिकेडल एवरेज। तो इतनी बोली है इसमें कि रियल जीडीपी ग्रोथ इतनी रहेगी। और प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये 7.3% एंड सप्लाई साइड ग्रोथ प्रोजेक्शंस जिसमें जीवीए आपका एस्टिमेट किया जाता है 6.4%। किसी का ना माइक ऑन है, आप में से किसी का माइक ऑन है प्लीज। ओके, तो सप्लाई साइड ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इन सब चीजों को अगर पढ़ना हो, अच्छे से समझना हो कि ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर इतना % है, तो इसके लिए आप काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, पूरा एक लेक्चर लग जाएगा इसके ऊपर। तो मैं इसको भी मतलब इन शॉर्ट ही करवा रही हूँ, ये आपको मतलब सिंपल सा आप इतना याद रखो, ये हम अलग से करेंगे। सेक्टोरल ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, एग्रीकल्चर में बोला गया 3.8%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.2%, सर्विस सेक्टर में 7.2%। और जब अलग से आएगा उसमें मैं बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगी कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आता है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ देखी जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या देखा जाता है और सर्विस सेक्टर में क्या देखा जाता है, वहां पे हम प्रॉपर से करेंगे इसको। उसी तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल 26 की रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है, मतलब पहले ही बता दिया कि इतना इतना रहेगा। आपको पता है हर बार फोरकास्ट किया जाता है कि एस्टिमेट WHO अलग से करेगा, WTO अलग से करेगा, सब अपने अपने देते हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने रखी है 6.3 से 6.8% के बीच में बोला है कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर रियल जीडीपी ग्रोथ इतना हो सकता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। अब आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सूरज भगवान जी हैं, तो उसके लिए हम सोलर स्कीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड PM कुसुम, ये यहाँ से आता है। PM कुसुम तो बहुत बारी पूछा गया। ये स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स भी करनी पड़ती है, एक एक स्कीम अच्छे से पढ़नी पड़ती है, तभी आपका क्लियर होगा। ये गिनी कोफिशिएंट इन इनक्वालिटी, जो गिनी कोफिशिएंट क्या है, इसमें डिक्लाइन देखा गया है। एक मेजर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनक्वालिटी है ये, मतलब इसको मापने के लिए, तो उसको गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस तरीके से रूरल एरिया में रहा ये, अर्बन एरिया में भी, दोनों में ही क्या डिक्लाइन देखने को मिला। देन आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, इसके की इनिशिएटिव क्या थे, आपके समग्र शिक्षा अभियान, दीक्षा, स्टार्स, परख, PM श्री उल्लास, PM पोषण, ये सब स्कीम्स हैं। और यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते ही यहाँ से आपसे PM श्री उल्लास पूछ ली जाएगी, स्टार, परख, है ना। परख तो आपको पता है एग्जाम स्कूल में बच्चों के, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, एक टेस्ट होता है एक पूरा, तो उसमें क्या होता है, परख के थ्रू ही होता है वो, जिसमें उनको असेस किया जाता है कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो वो NEP के अंडर आते हैं, और NEP कब आई थी, 2020 में, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो MSME सेक्टर है आपका, तो उसमें जो वाइब्रेंट सेक्टर बोला गया इंडियन इकोनॉमी में कि बहुत बढ़िया से काम कर रहा है MSME सेक्टर। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड विद द कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़ टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू MSMEs विद स्केलिंग पोटेंशियल। तो 50,000 करोड़ इनके लिए बोल रखे गए हैं। UPI पेमेंट,
यूपीआई पेमेंट में बोलते बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे ही हमने 2016 में इसको लॉन्च किया था, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं और बहुत ही तेजी के साथ इसमें ग्रो देखने को मिला है। कम से कम 2 लाख बिलियन मतलब कि टच हुआ है आपका यूपीआई पेमेंट टोटल वैल्यू, तो बहुत ज्यादा होती है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution has launched iSpot portal for reporting technical glitches? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है iSpot पोर्टल? किसके लिए? कि अगर टेक्निकली कोई ग्लिचेस आ जाती हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। तो ये है हमारा सेवी। सेवी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा जी, अब आपको याद होगा, नहीं होगा, अब रिवीजन करना पड़ेगा आपको। हमने जुलाई अगस्त के ही अंदर किया था सेवी और सिडवी। वहां पे मैंने आपको सेवी और सिडवी के बीच में डिफरेंस भी समझाया था। तो उसी में से एक की बात की जा रही है यहाँ पे सेवी की। सेवी क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेवी ने क्या किया है कि बोला है कि अगर कोई किसी भी तरीके का टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो उसके लिए हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, iSpot। क्या नाम है? iSpot। ये बहुत अच्छे से क्या करेगा, बिल्कुल मूल से मूल जो जड़ होगी उसको क्या करेगा, ढूंढ निकालेगा। SEBI launched a web-based portal called Integrated SEBI Portal for Technical Glitches iSpot। तो iSpot की ना फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि iSpot क्या है। iSpot एक वेब बेस्ड पोर्टल है और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड, एस से सेबी, पी से पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। ठीक है, for submitting root cause analysis RCA report on technical glitches। रूट कॉज एनालिसिस मतलब कि आरसी रिपोर्ट, बिल्कुल रूट तक जानेगा कि क्या रीजन है, क्यों ग्लिच आ गया आपका। टेक्निकल ग्लिच को क्या करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे। मैंने डिस्टर्ब मत करो। It serves as a centralized repository to streamline reporting by stock exchanges and market infrastructure institution। और इसमें वही पूरा आपका सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होगी प्रॉपर से। उसमें क्या देखा जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह जो होंगे। अब उसे भी क्या देखती है, स्टॉक मार्केट को देखती है। एंड iSpot aims to improve data quality, track fast glitches। कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है कि जो iSpot है इसका एम ही क्या है, जो भी डाटा क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। फास्ट ग्लिचेस मतलब जो भी पास्ट ग्लिचेस हैं, जो आपके पिछले वक्त में जो भी आपके ग्लिचेस रहे हैं उनको ट्रैक करना कि क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, क्या गड़बड़ी रही है, और जनरेट करना सिस्टम को फॉर बेटर कंप्लायंस मॉनिटरिंग। अच्छे से उसको असेस करके आपको प्रॉपर से बेस्ट रिजल्ट देना। तो वो है iSpot और किसके द्वारा किया गया है? सेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने पहले करा हुआ है जुलाई अगस्त में। ठीक है, आप बोलोगे मैम जुलाई अगस्त बोलते रहते हैं, हमने किया हुआ है ये, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला will be the pilot of the upcoming EXIM-4 mission to the ISS International Space Station। Second statement है, he will be the first Indian astronaut to go to space in the last 40 years। दो स्टेटमेंट है, अगर आपको याद होगा हमने बड़े अच्छे से किया था इसमें। हम और अगस्त में फिर से ये न्यूज में आया था, अभी मैंने तब आपको बोला था कि जनवरी में हम इसको फिर से पढ़ेंगे। तो जो पहले आपको पता है गगनयान मिशन जाना है अभी हमारा, अभी 2025 में ही जाना है इंडिया का गगनयान मिशन इसरो का। उसमें हमारे 4 मेजर क्या जाएंगे, कैप्टन जाएंगे। उसी में से जो 2 कैप्टन थे आपके, उनको नॉमिनेट किया गया था, आपका सिलेक्ट किया गया था EXIM-4 के लिए। फर्दर उसमें से भी एक जाने थे आगे, दूसरे थे नैयर जी और एक थे शुक्ला जी। तो उसमें से जो आपके फाइनली जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे, वो कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला जी पायलट रहेंगे आपके जो भी हमारा EXIM-4 मिशन है, जो कि 3-4 देशों का मिलकर, पोलैंड है, इंडिया है उसके अंदर, आपका यूएसए है उसके अंदर। मत करो प्लीज। तो EXIM-4 मिशन जो है उसके अंदर क्या करेंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी पायलट होंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं जो स्पेस में जाएंगे इन द लास्ट 40 इयर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या रहेगी आपकी? सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसको समझते हैं। EXIM मिशन 4 पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये हैं आपके शुभांशु शुक्ला जी, आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बैकअप के लिए हमने रखा था ये जी को, लेकिन अब मेनली ये हो गए हैं आपके सिलेक्ट, तो इनको ही भेजा जाएगा। Indian astronaut group captain Subhanshu Shukla will be the pilot of the upcoming EXIM-4 mission to the International Space
स्टेशन। जो आपके ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला है वो होंगे आपके जो अपकमिंग एग्जाम फॉर्मेशन है जो 2025 के ही अंदर जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, वहां पे क्या होंगे, उसके क्या होंगे, ये मेन पायलट होंगे। Group Captain Shukla, who is also one of the 4 astronaut designates selected for India's Gaganyaan mission, तो जो 4 आपके चूज किए गए हैं उन्हीं में से एक है आपके ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी भी, एंड ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS, द फर्स्ट इंडियन गो टू द स्पेस इन द लास्ट 40 years. The mission to the ISS will be launched from the Agency Kennedy Space Center. ये याद रखना है आपने, ये जो आपका एग्जाम 4 मिशन है ये जाएगा कहाँ से, ये जो मिशन है आपका ISS का, जो आपका ISS के लिए जाएगा, ये लॉन्च होगा आपका कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, जो कि कहाँ पे आपका US के अंदर है। ठीक है, तो US से जाएगा ये, US में भी कहाँ से लॉन्च होगा पूछा जा सकता है आपसे, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। The mission crew will spend 14 days on board of the space station. Space station के ऊपर जब ये जाएंगे तो 14 दिन ये वहां पे क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। ये भी आपने याद रखना है कि 14 डे क्या करेंगे, ये वहां पे रहेंगे, एंड विल कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द स्टे। जिस दौरान रुकेंगे, अब वैसे वहां पे थोड़े ना ये भजन कीर्तन करने जाएंगे, ये क्या करने जाएंगे, वहां पे एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। While former NASA astronaut Peggy Whitson will command the commercial mission, Group Captain Shukla will be the pilot. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन है वो कमांड करेंगे कमर्शियल मिशन को, एंड ग्रुप कैप्टन जो शुक्ला होंगे वो होंगे पायलट। ठीक है, मेन जो आपके जो वहां पे कमर्शियल मिशन के जो आपके कैप्टन टाइप होंगे वो कौन होंगे, आपके नासा के एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन होंगे, और जो पायलट होंगे वो कौन होंगे, हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी होंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट स्टावोस उजनास्की एंड विज़निवस्की from Poland and Tibor Kapu from Hungary are also part of the crew. अब आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कितनी कंट्री है, एक तो हो गया हमारा प्यारा भारत, दूसरा हो गया US, और तीसरा हो गया पोलैंड। अब यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने कि आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो प्रोजेक्ट करेगी एस्ट्रोनॉट कौन कौन से, स्टावोस उजनास्की एंड विनिस्क्वी, तो ये भी एक एस्ट्रोनॉट ही है, नाम बड़ा जबरदस्त है इनका, तो ये पोलैंड से हैं, और दूसरे होंगे आपके तिवोर कापू, ये होंगे हंगरी से। तो ये 4 कंट्रीज हैं, ये आपने चारों याद रखनी है, कौन कौन सी है, हंगरी, पोलैंड, US एंड इंडिया। ठीक है, तो ये भी इसका पार्ट का क्या होंगे क्रू का पार्ट होंगे, उसमें से अपने शुभांशु शुक्ला जी तो बिल्कुल याद रखने हैं। कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुक्ला इज एन एलुमनस ऑफ NDA, तो ये हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी उसके एलुमनस रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, एंड ये आपके कमीशन हुए थे 17 जून 2006 के अंदर फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर कब ये आए थे, आपके कमीशन हुए थे ये आपके 17 जून 2006 के अंदर, एंड ही इज अ फाइटर कॉम्बैट लीडर एंड अ टेस्ट पायलट विद अप्रॉक्स 2000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तभी इनको चूज किया गया है ना, क्योंकि इनको ये फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं, टेस्ट पायलट हैं, और लगभग इन्होंने 2000 घंटे का इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज फ्लोन अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट। देखो इन्होंने कितनी वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन्होंने फ्लो किए हुए हैं, जिसमें आपका Su-30M के आए, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, N-32। बहुत, और ये अपने आप में ना जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से, Su-30M क्या है, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, N-32। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने एयरक्राफ्ट, हॉक क्या है, तो हॉक एयरक्राफ्ट है, जैगुआर क्या है, एयरक्राफ्ट है, डॉर्नियर क्या है, एयरक्राफ्ट है, MiG-29, MiG-21 तो चलो 29 ये सब पता ही होते हैं सबको, Su-30M क्या है, N-32। एग्जिम 4 मिशन, ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट होगा आपका, जो क्या करेगा आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाएगा। इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सिम स्पेस एंड यूज अ SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अब तो मुझे ऐसे लगने लग पड़ा है ना कि जो है नासा भी ऐसी ही अब है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में जब सुनीता विलियम्स जी फंस गई थी वहां पे, तो SpaceX ने ही भेजा था अपना स्पेसक्राफ्ट उनको वापस लाने के लिए, नासा कुछ नहीं कर पाया था। तो बोलने का मतलब है कि नासा बस नाम का ही नासा रह गया है, और SpaceX जो आपका एलन मस्क का है, इन्होंने बहुत जोरों शोरों पे काम लगाया हुआ है और सक्सेसफुल भी रह रहे हैं। तो और बहुत जल्दी ये अपना एक पर्सनल वो भी बनाने वाले हैं वहां पे स्पेस स्टेशन, उसके लिए तो इंडिया भी काम कर रहा है। तो इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सिम स्पेस एंड यूजेस अ SpaceX। तो SpaceX का जो आपका स्पेसक्राफ्ट वो यूज किया जाएगा इसमें, क्रू ड्रैगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
The flight is in collaboration with NASA and will be the fourth flight of EXIM space mission. EXIM mission हमें वैसे ही पता लग गया, EXIM 4 मिशन बोला इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पहले चले गए, EXIM 1, EXIM 2, EXIM 3 और scheduled to launch in 2024. EXIM 4 will continue the company's pioneering efforts to establish a sustainable human presence in low Earth orbit. पहले वो था कि 2024 में करना है इसको लॉन्च, लेकिन नहीं किया गया, फिर 25 के अंदर अब इसको लॉन्च करेंगे. The mission will be use the SpaceX Dragon spacecraft. ये आपको याद रखना है हर हाल में कि कौन सा वो इसके लिए होगा. तो SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से. ठीक है, और टॉप ऑन रॉकेट आपने याद रखना है कि रॉकेट कौन सा है और स्पेसक्राफ्ट याद रखना है आपने, दोनों चीजें आपने याद रखनी है. एंड EXIM 4 इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन, और ये भी ध्यान रखना है कि कितने दिन का होगा, मात्र 14 दिन का. And EXIM Space long-term vision includes building the world's first commercial space station. और EXIM Space का वही है, मैंने अभी बताया आपको, ये अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन. तो एलन मस्क ने दिन रात लगा दिए हुए हैं और सब कुछ वो चाह रहे हैं, पूरी दुनिया ही उनके हाथ में हो. तो एक लॉन्ग टर्म विजन है इनका, एक रखा हुआ है इन्होंने टारगेट कि हम बहुत ही जल्द विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएंगे. Next question. What was the key objective of the Operation Meghdoot launched in April 1984? मायरा मत कर. What was the key objective of the Operation Meghdoot launched in April 1984? आप ऐसा करो ना, आप दूसरे रूम में जाओ, आप प्लीज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो. ये क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, यूट्यूब पे भी डालनी होती है ना, ऐसे नहीं करते, गलत बात है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. What was the key objective of the Operation Meghdoot launched in April 1984? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन मेघदूत जिसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1984 के अंदर, तो ये किससे रिलेटेड है? आप सब ने सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया था, बस उसी को हमने रिकैप्चर किया था. उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत. कब? अप्रैल 1984 में. तो इसका राइट आंसर होगा कैप्चरिंग द सियाचिन ग्लेशियर. 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, लिबरेटिंग गोवा, दमन एंड दीव. ये तो मतलब ही नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड था ऑपरेशन विजय. थर्ड है आपका डिस्ट्रॉइंग द कराची हार्बर, ये भी नहीं है. सिक्योरिंग कश्मीर वैली, ये भी गलत है. तो सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए हमने चलाया था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन मेघदूत, और ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 1984 के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट. The Indian Army recently commemorated 40 years since Operation Meghdoot began securing the Siachen Glacier. तो अभी न्यूज में क्यों आया है ना, लॉन्च तो इतने साल पहले किया था हमने, ये तो ये इसलिए न्यूज में आया क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने रिसेंटली क्या किया, अपने दिनों को याद किया कि 40 इयर्स हो गए हैं हमें जब हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और सिक्योर किया था हमने सियाचिन ग्लेशियर को, हमने अपने कंट्रोल में वापिस लिया था. ये भी देख सकते हो आप फोटो. About Operation Meghdoot, it was the code name for the Indian Armed Forces operation to capture the Siachen Glacier, a strategically crucial region dominating northern Ladakh. आपको पता है लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पे है सियाचिन ग्लेशियर, और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्या रहता है, आपका डिस्प्यूट रहता है. तो इसके लिए हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ऑपरेशन चलाया था और कोड नेम दे देते हैं वो ऑपरेशन मेघदूत. Siachen has been a bone of contention between India and Pakistan ever since the Karachi Agreement of 1949. ये भी आपने ध्यान रखना है कि कराची एग्रीमेंट कब हुआ था, 1949 में, when the area was left undivided due to the hostile terrain and extremely rough weather. सियाचिन बोलते एक तरह का बन गया था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 के अंदर. तो ये एरिया बच गया था. क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है ये बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन है और एक्सट्रीमली यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ज्यादा रफ है. आप देख भी सकते हो, देखो कितना, बिल्कुल मतलब हमारे जैसे इंसान तो नहीं जा सकते यहाँ पे, नॉर्मल इंसान, वेल ट्रेन जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, आर्मी पर्सोनल होंगे, वही जा सकते हैं. हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जाने को तो जा सकते हैं पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसका जो टेरेन है वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है और जो आपका वेदर है वो भी कैसा है, रफ है. Operation Meghdoot was India's bold military response to what New Delhi calls Pakistan cartographic aggression in the uncharted territory of Ladakh, north of map reference and NG 9842.
where New Delhi and Islamabad had agreed the line of control ran up to. तो आपको उस दौरान ये भी चला था न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में जो आप वो भी एग्री हो गए थे आपके एलओसी के लिए। एंड जो ऑपरेशन मेघदूत था ये भारत का बोल्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स था। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मतलब ऑपरेशन रहा है ये आपका, जिसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर को क्या किया था, अपने कंट्रोल में वापस ले लिया था। इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट impending Pakistani military action prompted India to secure strategic heights on Siachen and deploying troops by airlift, airdropping supplies to high altitude airfield। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, इसको थ्रू इन ट्रूप्स के थ्रू हमने इसको क्या किया था, अपने कंट्रोल में लिया था। वही चीज बार बार रिपीट की जा रही है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था इसके पीछे, प्रीएम्प्ट द सीजर ऑफ सियाला एंड विला फॉन्ट ला पासिस बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो जो उन्होंने सीज कर दिया था ना हमारा सियाला, ला होता है आपका दर्रा एंड बिला फॉन्ट ला, तो इन दोनों को क्या किया गया था, इनके द्वारा सीज किया गया था और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने जल्दी से जल्दी इसको अपने कंट्रोल में लेना है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे एरिया के ऊपर अगर किसी आपकी दुश्मन देश की आर्मी कंट्रोल कर लेगी तो वो कभी भी हमारे यहाँ पे घुसपैठ कर सकती है और हमारा नुकसान कर सकती है। इसलिए हमें अपने रीजन को क्या करना होता है, अपने कंट्रोल में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी को तो कौन नहीं जानता है ना, लाला लाजपत राय। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, लाला लाजपत राय, आपको पता है कि इनका निधन कैसे हुआ था? इनका निधन हुआ था लाठीचार्ज से। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा आपका कमीशन आया था जिसका ये विरोध कर रहे थे और उस दौरान लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन। ठीक है, कौन सा था? साइमन कमीशन था। तो लाला लाजपत राय, अब दो स्टेटमेंट दिए हैं। लाला लाजपत राय वॉज बॉर्न इन ढूंढी विलेज पंजाब ऑन जनवरी 28, 1865। ठीक है, ये पंजाब में इनको बोलते हैं ना, शेर पंजाब भी बोला जाता है इनको। और तो ढूंढी की विलेज है पंजाब के अंदर, वहां पे 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। ही फाउंडेड एंड एडिटेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो उसको इन्होंने क्या किया था, बोल रहे हैं कि उसको इन्होंने वंदे मातरम जो आपका न्यूज़पेपर था उसको फाउंड भी किया था और एडिट भी करते थे। लाला लाजपत राय ऑथर द बुक यंग इंडिया। तो यंग इंडिया करके एक बुक थी, उसके ऑथर भी कौन थे? लाजपत राय। ये विलेज पंजाब के अंदर ही हुआ था 28 जनवरी 1865 में ही, 1865 में। और उसके बाद देखो यहाँ से एक चीज और कोरिलेट कर सकते हो आप, 1865 में लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था और बिल्कुल उसके 100 साल के बाद 1965 में क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर हुआ था, है ना। इंडो पाक वॉर ही मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ क्यों हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था आपके पाकिस्तान की आर्मी ने और उसका रिप्लाई हमने दिया था फिर उनको, है ना। वो उन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दी थी, तभी हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 के अंदर। एक हमारा 1971 में भी हुआ था, वो क्यों हुआ था? बांग्लादेश को लिबरेट करने की। उसकी भी ना स्टोरी बड़ी अलग सी है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि क्या है एक्चुअल में वो मतलब क्यों हुआ था। वो भी पाकिस्तान का इनिशिएटिव था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने उनको रिप्लाई किया था। उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक पहले कर ली थी, उसके बाद फिर हमने उनको रिप्लाई दिया। हम लोग प्रिपेयर थे प्रॉपर से। तो फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड एंड एडिटेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और यंग इंडिया जो बुक है उसके ऑथर भी हैं आपके लाला लाजपत राय। प्राइम मिनिस्टर मोदी पेज ट्रिब्यूट टू लाला लाजपत राय ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि इनका बर्थडे था 28 जनवरी को और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उनको क्या दिया, उनके बर्थडे पे ट्रिब्यूट दिया। ये है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को ढूंढी के विलेज के अंदर। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। और इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है और लाइन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। ठीक है, शेर पंजाब, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को ये बोला जाता है। और ये एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। एक आपने ट्रायो सुना होगा, बहुत ही फेमस, सबने सुना है हमने, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। तो लाल से कौन थे आपके? लाला लाजपत राय। बाल से कौन थे? बिपिन बिपिन चंद्र पाल। ठीक है और सॉरी, बाल से थे बाल गंगाधर तिलक और पाल से थे आपके बिपिन चंद्र पाल। तो अलोंग साइड बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फॉर्मिंग द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो, पुश्ड फॉर स्वराज।
स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। और उस दौरान ना एक बहुत ही फेमस आपकी मूवमेंट भी चली हुई थी, जो थी आपकी स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में स्टार्ट हो गई थी ये आपकी, और 1908 तक चली थी। उसमें बोला गया था कि जो अपने देश में मेड इन इंडिया, उसको आप क्या करिए, पहनिए, और ये जो बाहर का है इसको क्या करिए, इसका बहिष्कार कीजिए। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1905 में आपके जो ये ब्रिटिशर थे, इन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको पता ही है कि 1905 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन जब हुआ था तो वही बंगाल के दो टुकड़े हुए, ये बंगाल है और ये बन गया आपका ईस्टर्न बंगाल, और ये बन गया वेस्टर्न बंगाल, और ये आज इंडिया के अंदर है। और ये ईस्टर्न बंगाल दे दिया गया था पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास था ये ईस्टर्न बंगाल। लेकिन पता है, यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ आपको, ईस्टर्न बंगाल में क्या हुआ कि यहाँ पे ना बांग्ला लोग ज्यादा रहते थे, और इनके मन में हमेशा से था कि हमें क्या करना, एक अलग देश बनाना है, बांग्लादेश बनाना है। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात ये थी, इसको बोला जाता था जब इसका डिवीजन हुआ, स्टार्टिंग में इसका डिवीजन हुआ वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के नाम से, बंगाल विभाजन जिसको बोलते हैं, 1905 में हुआ। जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ तो ये वाला हिस्सा आ गया, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा आ गया भारत के अंदर, और ईस्ट बंगाल चला गया पाकिस्तान के अंदर। अब आपको पता है मैप के अंदर बहुत अच्छे से कि बांग्लादेश तो बिल्कुल अब यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है। तो ये है आपका, जिसको पहले बोला जाता था पूर्वी बंगाल। पाकिस्तान तो यहाँ जैसे है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका नाम पड़ गया पश्चिमी पाकिस्तान और इसका नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। बंगाल का देखो पहले विभाजन हुआ, फिर उसका नाम जब वो डिवीजन हुआ उसका तो बना ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। बाद में ईस्टर्न बंगाल चला गया पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान के हम बीच में हमारा प्यारा भारत था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टर्न पाकिस्तान, और पूर्वी बंगाल का नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। फिर उसके बाद पाकिस्तानी इनके साथ अच्छे से नहीं बिहेव करते थे, बहुत तानाशाही करते थे, और बहुत ज्यादा रेप होते थे, जो बांग्लास थे वहां पे बहुत मतलब खराब हालात थे। फिर उसी दौरान बीच में जो मुजीबुर रहमान है, आपने सुने भी होंगे, बहुत ही फेमस एक बांग्ला के लीडर थे आपके बांग्लादेश के, तो वो इलेक्शन जीत गए। और जब वो इलेक्शन जीते ना, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के आर्मी वीर ने और पाकिस्तान की जो भी आपकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको ना मतलब बनने ही नहीं दिया लीडर। और उससे क्या हो गया, जो भी बांग्ला वाले थे उनके अंदर वो एग्रेशन भर गया, और वहां पे लग पड़ा होने उनका बॉयकॉट कि हमें नहीं करना है अभी, हमें तो अपना ये बांग्लादेश बनाना है। और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, वेस्टर्न पाकिस्तान ने इनके ऊपर बहुत सारी तानाशाही की, खून किए, इनको मारा पीटा, दुनिया भर के रेप किए, बच्चों को मारा, मतलब बुरी तरह से आपका क्या चल रहा था वहां पे, नरसंहार चल रहा था। अब उसी दौरान में क्या हुआ, मैं अलग कलर लेती हूँ, उसी दौरान क्या हुआ, अब आपको पता है कि अगर नीचे बांग्लादेश है यहाँ पे, तो ऊपर क्या है, हमारा इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे असम है। और उसमें क्या हो गया कि बांग्लादेश, अब लोग यहाँ पे परेशान होंगे तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, लाखों करोड़ों में लोग आ गए असम के अंदर। अच्छा जी, असम के अंदर आ गए। अब जब असम के अंदर आ गए तो वो लोग परेशान हो गए। अब वो परेशान तो होना ही है, मान लीजिए अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों में लोग आ जाए, वो हमारा रोजगार नहीं खाएंगे, वो हमारा राशन पानी नहीं खाएंगे, खाएंगे, जिससे हमें परेशानी होगी, हमारे बच्चों को परेशानी होगी। वही सेम परेशानी यहाँ के लोगों को हुई, असम के लोगों को हुई, ऑटोमेटिकली इन्हें होगी तो इंडिया को होगी, है ना। तो इंडिया ने फिर इनकी हेल्प की, बांग्लादेश की। हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं की, बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया है ना। रुको एक मिनट, इरेज करने चलो तो सारा इरेज हो जाता है। फिर उस दौरान क्या हुआ, फिर हमने इनकी हेल्प की, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनकी हेल्प की, ठीक है। ये है मान लीजिए बांग्लादेश, हमने इनकी हेल्प की क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग असम के अंदर आ गए थे, रिफ्यूजी बन गए वो। अब हम क्या करें, तो इंडिया के पास चाह रहा था यही कि हम क्या करें, हम करें इनकी, हमने इनको आर्मी भेजी, सामान भेजा, राशन पानी भेजा, जिससे हम इनकी हेल्प कर सके, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यहाँ पे तबाही मचाई हुई थी बहुत बुरी तरह से। फिर उसी रिजल्ट में पाकिस्तान हम चिढ़ गया, क्यों आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बिना कोई कुशोर शराबे के, यहाँ वाला जो हमारा एरिया था, आपका बॉर्डर वाला एरिया, वहां पे उन्होंने क्या कर दिए, एयर स्ट्राइक।
और आपको पता है कि हमारे जो रॉ होता है, हमारी जो आईवी होती है, उनका तो काम ही ये है खुफिया इंफॉर्मेशन निकालना। तो हम लोग तो अवेयर थे पहले से, क्योंकि जो हमारे एजेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ था। तो उनको पता था कि यहाँ से ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे, और हम वेट कर रहे थे कब ऐसी हरकत करेंगे, और इन्होंने कर दी हरकत, और उसका जवाब फिर हमने बड़े अच्छे से दिया। होता है आपका 1971 हुआ, उसमें बड़ो पाक वॉर के नाम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो लड़ाई होती है 1971 के अंदर, और जिसके अंदर क्या होता है आपका बांग्लादेश लिबरेट होता है। और आपको पता है कोई भी वॉर होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने 1965 का वॉर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे खत्म हुआ था। उसके लिए एक डिक्लेरेशन हुई थी, वो हुई थी ताशकंद के अंदर, जिसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, सिग्नेटरी के तौर पे गए थे, और उसके अगले दिन उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जो कि आज तक क्या एक हिस्ट्री है। उसी तरीके से जो ये 1971 का वॉर है, ये स्थगित हुआ था आपका किससे? शिमला एग्रीमेंट से। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मल्टीपल टाइम ये आता है, शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता। शिमला समझौता क्यों इसका नाम पड़ा था? क्योंकि शिमला के अंदर हुआ था ये। किस किस के बीच में हुआ था ये हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, और जो कि थे आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और हमारे इंडिया की जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, वो कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी जी थी। तो इनके बीच में हुआ था। अगर आपको नहीं कुछ पता लगा होगा तो आप एक बार वीडियो देख लेना, उसमें इसको समझना। जितना अगर भी मुझे पता था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि एक्चुअल में 1971 का वॉर क्यों हुआ था। हम इतनी बार मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं इंडो पाक वॉर, लेकिन हुआ क्यों था? वो इसलिए था, वो हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ ली, तो इसलिए होता है। और वो खत्म किससे हुआ था? वो शिमला एग्रीमेंट से हुआ था, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सिग्नेटरी कौन कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि थे आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में। ठीक है, उसी तरीके से 1965 का हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन से खत्म। ठीक है, फिर इसी में आपको पता, जब साइमन कमीशन के नारे लगे थे, साइमन गो बैक, तो उसी दौरान 1928 के अंदर 17 नवंबर को इनका निधन हो गया था, क्योंकि इनको लाठी चार्ज हुआ, तो लाठी से इनको चोट लगी थी काफी गहरी, और इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जो पीएनबी है आपका, उसके को फाउंडर भी रह चुके हैं ये। मुझे लग रहा है आज यहीं तक हो पाएगा। ओके, तो ही को एक मुझे ना पानी पीने देना। मायरा नो। तो इन्होंने पीएनबी को फाउंड किया था 1894 के अंदर, एंड ही फाउंडेड एंड एडिटेड सेवरल न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग वंदे मातरम, आर्य गैजेट, फाउंडिंग फोर्स बिहाइंड द इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर पंजाब केसरी। राय ऑल्सो ऑथर्ड सेवरल बुक्स, बहुत सी किताबें भी लिखी थी, जिसमें से वन ऑफ द फेमस है आपकी यंग इंडिया, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया। बहुत सारी पूछी जाती है ये, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, एंड इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, एंड द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, तो ये पूछी जाती है। लाल लाजपत राय रोड, बायोग्राफी भी लिखी है इन्होंने, जैसे कि माजीनी की, एक मिनट इसको मैं साइड कर देती हूँ, माजीनी की, गरिबाल्दी की, शिवाजी की, दयानंद एंड श्री कृष्णा की, तो इनकी इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है। आज यहीं तक करते हैं, आप आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, थ्योरी बहुत ज्यादा थी और इम्पोर्टेंट थी। स्टैट वाला पार्ट, सीए के बेशक 8 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन आपका स्टैट का बहुत ज्यादा पार्ट हुआ है आज का। इसमें हिस्ट्री भी आई, पॉलिटी भी आई, इकोनॉमी भी आई, जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं आया शायद। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।